रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी कुशल पूर्वक होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी स्पर्श का पाठ 3 तुम कब जाओगे अतिथि का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं शरद जोशी। शरद जोशी की एक कहानी, एक रचना तुम कब जाओगे अतिथि का हम अध्ययन करेंगे। इसमें ऐसे व्यक्ति जो बिना बुलाए, बिना सूचना किए किसी के यहाँ पर चले जाते हैं और वहाँ जाकर के वहाँ ठहर जाते हैं, जाने का नाम नहीं लेते, उनके ऊपर व्यंग्य किया गया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं शरद जोशी की रचना तुम कब जाओगे अतिथि। शरद जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में 21 मई 1931 में हुआ। इनका बचपन कई शहरों में बीता। कुछ समय तक यह सरकारी नौकरी में रहे, फिर इन्होंने लेखन को ही आजीविका के रूप में अपना लिया। इन्होंने आरंभ में कुछ कहानियाँ लिखी, फिर पूरी तरह व्यंग्य लेखन की ही करने लगे। व्यंग्य लेखन, व्यंग्य करना, किसी के ऊपर उपहास करना, किसी की कमियों को उजागर करना, ये कहलाता है व्यंग्य। इन्होंने व्यंग्य लेख, व्यंग्य उपन्यास, व्यंग्य कॉलम के अतिरिक्त व्यंग्य हास्य, व्यंग्यपूर्ण धारावाहिकों की पटकथाएं और संवाद भी लिखे। हिंदी व्यंग्य को प्रतिष्ठा दिलाने वाले प्रमुख व्यंग्यकारों में शरद जोशी भी एक हैं। शरद जोशी की प्रमुख व्यंग्य कृतियाँ हैं परिक्रमा, किसी बहाने, जीप पर सवार इल्लियाँ, तिलिस्म, रहा किनारे बैठा, दूसरी सतह, प्रतिदिन। दो व्यंग्य नाटक हैं अंधों का हाथी और एक था गधा। एक उपन्यास है मैं केवल मैं उर्फ कमल मुख बीए। शरद जोशी की भाषा अत्यंत सरल और सहज है। मुहावरों और हास्य परिहास का हल्का स्पर्श देखकर इन्होंने अपनी रचनाओं को अधिक रोचक बनाया है। धर्म, अध्यात्म, राजनीति, सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत आचरण कुछ भी शरद जोशी की पैनी नज़र से नहीं बच पाया है। इन्होंने अपनी व्यंग्य रचनाओं में समाज में पाई जाने वाली सभी विसंगतियों का बेबाक चित्रण किया है। विसंगतियाँ, गलतियाँ, जो भी गलत होता था उसका यह व्यंग्य पूर्वक अपनी रचनाओं में लिखते थे। पाठक व्यंग्य रचनाओं में समाज में पाई जाने वाली विसंगतियों का बेबाक चित्रण किया है। पाठक इस चित्रण को पढ़कर चकित भी होता है और बहुत कुछ सोचने को विवश भी होता है। प्रस्तुत पाठ तुम कब जाओगे अतिथि में शरद जोशी ने ऐसे व्यक्तियों की खबर ली है जो अपने किसी परिचित या रिश्तेदार के घर बिना कोई पूर्व सूचना पहले से बताकर के दिए चले आते हैं और फिर जाने का नाम ही नहीं लेते, भले ही उनका टिके रहना मेज़बान पर कितना ही भारी क्यों ना पड़ जाए। मेज़बान उर्दू शब्द है, तो यहाँ मेज़बान का अर्थ है जिसके घर वो गए हैं उसको कितना भी बुरा लगे लेकिन वो अड़े रहते हैं। अच्छा अतिथि कौन होता है? वह जो पहले अपने आने की सूचना देकर आए और 1 या 2 दिन मेहमानी करा के विदा हो जाए, या वह जिसके आगमन के बाद मेज़बान यह सब सोचने को विवश हो जाए जो इस पाठ के मेज़बान निरंतर सोचते रहें। अर्थात जो मेहमान है वो कौन सा अच्छा रहता है, अतिथि कौन सा अच्छा रहता है? या तो 1-2 दिन अपनी मेहमान नवाजी, अपनी खातिरदारी करवा कर चला जाए, या फिर जो इस पाठ में दिया गया है वह सब सोचने के लिए वह उनको मेज़बान जो हैं या जिसके यहाँ वो रह रहा है उसको ये सब सोचने के लिए मजबूर कर दे, वह कौन सा है। तो चलिए पढ़ते हैं। तुम कब जाओगे अतिथि। प्रारंभ करते हैं तुम कब जाओगे अतिथि। आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घुमड़ रहा है।
तुम कब जाओगे अतिथि? तुम जहाँ बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है। देख रहे हो ना? इसकी तारीख है अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती हैं। विगत 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूँ। तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है कि यह चौथा दिन है, तुम्हारे सतत आतिथ्य का चौथा भारी हिसाब लगाना दिन है, पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती है। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर पर आए हो। तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी जमीन पर अंकित कर चुके। तुमने एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं को बेंजनी चट्टानें देख ली। तुम मेरी काफ़ी मिट्टी खोद चुके। अब तुम लौट जाओ अतिथि। तुम्हारे जाने के लिए उच्च समय अर्थात हाई टाइम है। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती? अर्थात तुम्हें तुम्हारा घर याद नहीं आता है जो तुम यहाँ पर इतने रुके हुए हो? उस दिन जब तुम आए थे, मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ काँप गया। उसके बावजूद एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला था और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की थी। तुम्हारे सम्मान में जो ओ अतिथि, हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था। तुम्हें स्मरण होगा कि 2 सब्जियों और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था। इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी। आशा थी कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमान नवाजी के छाप अपने हृदय पे तुम लेकर चले जाओगे। हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे, मगर तुम नहीं मानोगे और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे। पर ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन भी तुम अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में ही बने रहे। हमने अपनी पीड़ा भी पी ली और प्रसन्न बने रहे। स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, वहाँ से नीचे उतरकर हमने फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की और रात्रि को तुम्हें सिनेमा दिखाया। हमारे सत्कार का आखिरी छोर है, जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े। इसके तुरंत बाद भावभीनी विदाई कर वह भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था जब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते, पर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। कहने का तात्पर्य है, जो मेज़बान जिसके यहाँ पर अतिथि रुका हुआ था, वो कहना चाह रहा है कि तुम्हें आज चौथा दिन हो चुका है और तुम जाने का नाम ही नहीं ले रहे। पहले दिन तुम आए थे तो हमने आपकी खातिरदारी की थी, 2 सब्जियां बनाई थी, रायता बनाया था और हमने मिठाई भी आपको दी थी, इस आस में कि तुम सुबह यहाँ से चले जाओगे। लेकिन फिर भी दूसरे दिन भी हमने आपकी खातिरदारी की, आप नहीं गए तो हमने आपको सिनेमा भी दिखाया, अच्छा भोजन भी दिया, लेकिन फिर भी तुम नहीं गए। हमने इस आस में ये सोचा था कि आप कल चले जाएंगे और हम आपको स्टेशन तक छोड़ने के लिए जाएंगे, लेकिन तुमने तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा, मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। यह आघात अप्रत्याशित था और इसकी चोट मार्मिक थी। अर्थात इतनी सेवा पूजा के बाद भी अब तीसरे दिन आप कह रहे हो कि मुझे धोबी के लिए कपड़े देने हैं धोने के लिए। तुम्हारे सामीप्य की वेला एकाएक यूँ रबर की तरह खिंच जाएगी, इसका मुझे अनुमान न था। अर्थात तुम्हारा यहाँ आना इतना लंबा खिंचेगा, मुझे ऐसा मालूम न था। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता, यह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। आप समझते हैं, आप जानते भी हैं, जब कोई नया आता है हमारे घर पर तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो ज़्यादा दिन रुकने लगता है तो हमें वो बहुत बुरा लगता है,
क्यों? क्योंकि हमारी जो आमदनी है उसके हिसाब से हम किसी और को ज़्यादा दिन नहीं झेल पाएंगे, इसलिए वो हमें बुरा लगने लगता है। किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे, मैंने कहा। मन ही मन एक विश्वास पल रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है। कहाँ है लॉन्ड्री? चलो चलते हैं, मैंने कहा और अपनी सहज बनियान पर औपचारिक कुर्ता डालने लगा। कहाँ जा रहे हो? पत्नी ने पूछा। इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने हैं, मैंने कहा। मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी हो गईं। आज से कुछ बरस पूर्व उनकी ऐसी आंखें देख मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था। अब जब वे ही आंखें बड़ी होती हैं तो मन छोटा होने लगता है। वे इस आशंका और भय से बड़ी हुई कि अतिथि अधिक दिनों ठहरेगा। अर्थात उनकी पत्नी जो आंखें निकाल रही थी उससे ऐसा लग रहा था कि वो ये पूछ रही हैं कि अब लॉन्ड्री पे कपड़े जाएंगे, तो इसका मतलब है कि ये भी तो और दिन ठहरने वाले हैं। और आशंका निर्मूल नहीं थी अतिथि। तुम जा नहीं रहे, लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुलकर आ गए और तुम यहीं हो। तुम्हारे भरकम शरीर से सलवटें पड़ी चादर बदली जा चुकी हैं और तुम यहीं हो। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब लुप्त हो गई है। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे अब दिखाई नहीं पड़ते। बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र के सभी कोंडलों से टप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर चुप पड़ी है। अब इसे न तुम हिला रहे हो न मैं। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो। शब्दों का लेन देन मिट गया है, चर्चा के विषय चूक गए हैं। परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य, यहाँ तक कि आंख मार मार कर अपनी पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया। और अब एक चुप्पी है। सौहार्द अब सने शने अर्थात धीरे धीरे बोरियत में रूपांतरित हो रहा है। कहने का तात्पर्य है कवि का कि हमारी सारी बातें अब खत्म हो चुकी हैं। आपको देखकर जो मेरी मुस्कुराहट थी, जो मैं मुस्कुरा जाता था, अब वह भी खत्म हो गई है। लेकिन तुम्हारी इस बात की समझ में नहीं आ रहा है कि अब आपका यहाँ रहना हमें अच्छा नहीं लग रहा है और आप इस चीज़ को एहसास किए बगैर ही आप फिर भी यहाँ पर टिके हुए हैं। भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही हैं, पर तुम जा नहीं रहे। किस अदृश्य गौन से तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ चिपक गया है, मैं इस भेद को सपरिवार नहीं समझ पा रहा हूँ। बार बार यह प्रश्न उठ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि? तुम कब जाओगे अतिथि? यही प्रश्न बार बार उठ रहा है। तो आपने देखा इस पेज नंबर 31 पर आपने देखा कि किस तरह से लेखक कह रहा है कि तुम अभी भी यहाँ पर टिके हुए हो। हमने आपकी खातिरदारी कर दी, आपको सिनेमा भी दिखा लाए, आपके कपड़े भी धुल गए, कैलेंडर बार बार फड़फड़ा रहा है कि आपकी इतनी तारीफ हो गई, आप जाइए जाइए। हमारी सारी बातें भी ख़त्म हो गई, हर विषय से जुड़ी बातें ख़त्म हो गई, लेकिन फिर भी आप यहीं पर टिके हुए हो। अब आप मुझे एक देवता नहीं, एक राक्षस के रूप में लग रहे हो और तुम बस यही एक बात समझ में आती है कि अब तुम कब जाओगे अतिथि, तुम अब कब जाओगे। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।